as we have done our chapter 2 completely of your biology, so in today's video we will be discussing some of the NCERT exercises, that is the question answer that are given at the back of the chapter. So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. सबसे पहले आपको बात करनी है एरिस्टोटल के बारे में, जहाँ पर इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का पूरा फॉर्मूला बनाने का. और इसके बाद फिर हम बात करेंगे लैनियस की. लैनियस ने क्या किया था कि इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, राइट. हमें इसमें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देंगे कि इन्होंने क्या बेसिस लिया था और किस तरीके से क्लासिफिकेशन को दो किंगडम में डिवाइड किया था. और लास्ट जो हमारा चेंज आता है वो RH विच टेकर के फॉर्मूले में आता है. और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड को दिया था, राइट. तो ये जो 5 किंगडम मेथड है ये अभी भी प्रिविलेंट है. प्रिविलेंट है का मतलब है कि अभी भी हम यही क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं. मतलब इससे ज़्यादा एडवांस और इवॉल्व्ड क्लासिफिकेशन मेथड अभी तक नहीं आया है. सो ये हमारा रिसेंटली टिल द डेट ऑफ डेवलपमेंट 1969 से लेकर अभी तक की सेंचुरी में यही क्लासिफिकेशन यूज़ हो रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से ये 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आते हैं, स्टेट टू इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट यूसेज ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया. सो हियर व्हाट दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. बेसिकली आपको यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बतानी है. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है लाइक इन गेटिंग ऑफ द मनी, राइट. तो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये डिकम्पोजर्स की तरीके एक्ट करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन में हेल्प होता है, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में हेल्प होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं इनसे, और सॉयल बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं. सेकेंड पॉइंट पर अगर हम आते हैं तो आता है आर्क बैक्टीरिया, राइट. सो आर्क बैक्टीरिया का 2 इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ये है कि ये मीथेन गैस को हेल्प करता है प्रोडक्शन में. कैसे? बिकॉज ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब होता है कैटल, ठीक है. कैटल में आता है हमारा काउ, बुफालोज, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं किसमें? रूमिनेंट्स में. तो काउ की कैटेगरी के जो भी एनिमल्स हैं उनके गट में ये बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं मैथोजेंस. ये बैक्टीरिया उनके एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर आते हैं, दैट इज़ इन दियर डंक्स, और वो डंक हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मीथेन गैस प्रोडक्शन. और ये मीथेन गैस क्या करती है कि हमारा बहुत सारे फंक्शन में होती है. सबसे ज़्यादा इसका यूज हाउस होल्ड यूसेज होता है, राइट. तो इससे बहुत इम्पॉर्टेंट. और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट हम करते हैं, दैट इज़ की डंक ट्रीटमेंट, और फिर हम डंक जो पूरा सिस्टम होता है उसमें से मीथेन गैस को इन्वॉल्व करते हैं, राइट. तो ये तो था सेकंड क्वेश्चन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स. सो डायटम्स में सेल वॉल का नेचर आपको एक्सप्लेन करना है. सो वी नो इट इज़ मेड ऑफ सिलिका, राइट, एंड द सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज फ्रूशियल. और इसके साथ ही आपको ये भी बता देना है, इट हैज़ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स फिटेड इनटू ईच अदर सच एज सोप बॉक्स, राइट. तो ये तो हमने बता दिया कि सेल वॉल जो है डायटम्स की कैसी होती है. बट यू नो दैट मिनिमम वी नीड टू राइट 3 to 4 lines of each question answer. So we have to write also about the diatomaceous earth. So it will be around 4 lines. So that is the minimum answerable area. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट. यू हैव टू टॉक अबाउट एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड. सो रेड टाइड हमें पता है कि डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, और उसमें कुछ इनके मल्टीप्लिकेशन की वजह से सेड जो सी होता है वो रेड अपीयर होता है, बिकॉज कुछ लार्ज अमाउंट का एक टॉक्सिन होता है जो कि रिलीज होता है एंड कॉज ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल फिशेज एंड ऑर्गेनिज्म ऑफ सी, बिकॉज इट इज़ टॉक्सिन इन नेचर.
एल्गल ब्लूम को क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम होता है कि इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ एल्गाई और ब्लू ग्रीन एल्गे इन वाटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिस्कलरेशन ऑफ वाटर बॉडी हो जाता है एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज BOD इज इंक्रीज, और जब BOD इंक्रीज हो जाता है तो इट बिकम्स द कॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, जिसकी वजह से स्मॉल फिशेस और एनिमल्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरोइड्स एंड वायरसेस के बीच में डिफरेंस। तो आपको ये बताना है कि क्या डिफरेंस होता है मेन। सो वीरोइड्स जो होते हैं वो 1917 में थियोडाइनर ने उन्हें डिस्कवर किया था, और ये क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ को कॉज करते हैं, राइट। एंड इवन दे आर स्मॉलर दैन वायरसेस एंड दे लैक देयर सेल्फ प्रोटीन एंड कंटेन फ्री RNA ऑफ अ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आंसर आपको इतना ही लिखना है। इट इज़ ऑफ 3 लाइन आई नो, बट द डिफरेंस इज मेन ऑफ दिस। सो आपको उतना ज़रूर लिखना है जितना कि मेन आपके NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। तो आपको सबसे पहला स्टेप होता है कि आप थोड़ा सा प्रोटोजोआ के बारे में बताओगे, ठीक। फिर आप लिखोगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, ठीक। After that you are going to make a headline of group 1 and you have to write down the important point. Then again the group 2 के बारे में लिखना है, then again the important point, then group 3 again important point and group 4 again important point. ये सारे points मैंने अपने चैप्टर वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं. There is a topic of protozoa specifically on the playlist, so go and check out अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, because there I have mentioned the bullet points of each headings, so you can easily understand what you have to write down, right? Nextly, coming to question number 7 question number is, plants are autotrophic. Can you think some plants that are partially heterotrophic? So you have to mention down कि हमें कॉमन चीज़ जो पता है वो ये है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी सेल्फ मेकिंग स्ट्रेटजी ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. अब इसके अलावा क्या है कि ऐसी कुछ प्लांट्स हैं जो कि पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं. पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ वो अपना खुद भी फूड बना सकते हैं बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट. तो यही चीज़ आपको बतानी है. तो यहाँ पर हम इंसेक्टिवायरस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फूड एज वेल एज दे डिपेंड अपॉन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स like insects and other structures. So you have to mainly talk about insectivorous plants in this question. Examples आप देख सकते हो, Venus flytrap, sundew plants, and flytrap. These are the common examples of insectivorous plants. So you have to talk about it on this question. Last question आते हैं, question number 8. So question number 8 is, how do the term phycobiont and mycobiont signify? There I have told you that in your exercises question in the video we will be discussing about these two terms. तो क्या होता है कि फाइकोबियंट जो होता है वो एल्गे कंपोनेंट होता है. किसका? लाइनस का, लाइकेंस का. आप इसे लाइकेंस बोलो, लाइनस बोलो, एवरीथिंग इज ओके विद द वर्ड. और माइकोबियंट क्या होता है कि फंगल कंपोनेंट होता है. ठीक है, एल्गे में हमें पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो खुद फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए? फंगस के लिए. और वही फंगस जो होता है वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर एंड न्यूट्रिशन सॉइल से एब्जॉर्ब करता है. तो हमें पता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हों तो उस ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारा किस में देखने को मिलता है? वी यूजुअली डू सी इन एल्गे एंड फंगस, राइट. सो इसी तरीके से हमारा फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट का डिफरेंस होता है. फाइकोबियंट आपका एल्गे कंपाउंड होता है, मतलब एल्गे में प्रेजेंट होता है, और माइकोबियंट जो होता है वो आपका फंगल कंपोनेंट होता है. ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस थे आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क इन योर comment sections. I'll be answering your questions. And that's all for today's video. Don't forget to do share and like, subscribe to the channel, and stay tuned for the next video also.